क्या हम सब अनजाने में, मेरा मतलब है बिना सोचे समझे, उन चीजों को अपनी जिंदगी में खींच रहे हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा डरते हैं? आह, ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है। बिल्कुल। सोचिए जरा, एक आम इंसान दिन भर में कितनी बार इस बात पर ध्यान देता है कि उसे क्या नहीं चाहिए। जैसे कि मुझे बीमार नहीं होना है, मुझे नौकरी नहीं खोनी, या कहीं मेरे पास पैसे खत्म ना हो जाएं। हाँ, और जाने अनजाने हमारा पूरा फोकस इन्हीं नेगेटिव बातों पर होता है। सही कहा। तो आज हम इसी विरोधाभास की पड़ताल करने वाले हैं। इस गहरी चर्चा में हमारा मकसद है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण के सिद्धांत की गहराइयों को समझना। हम्म। आज की इस चर्चा के लिए जो दस्तावेज और रिसर्च हमने जमा की है, उसमें एक बहुत ही स्पष्ट दावा किया गया है। दावा यह है कि हम जो भी सबसे ज्यादा सोचते हैं, वही हमारे जीवन में आकर्षित होता है। और ये दावा कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो हमारा मिशन आज ये जानना है कि क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ कोई हवाई वू जादुई विचार है, या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान और मनोविज्ञान काम करता है। हाँ, क्योंकि हर कोई सिर्फ आध्यात्म से नहीं जुड़ता है। एकदम सही। चाहे कोई व्यक्ति पूरी तरह से तार्किक हो, जो हर चीज का विश्लेषण करता हो, या फिर आध्यात्मिक हो, आज हम दोनों ही दृष्टिकोणों से इसका विश्लेषण करेंगे। जी। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। हमारे स्रोत का सबसे मुख्य आधार ये है कि इंसानी शरीर में लगभग 40 ट्रिलियन कोशिकाएं यानी सेल्स होते हैं। 40 ट्रिलियन? बाप रे। हाँ, 40 ट्रिलियन। अब अगर इन सारी कोशिकाओं को उस एक दिशा में मोड़ दिया जाए जो हम पाना चाहते हैं, तो परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। पर सवाल यह है कि आखिर होता कैसे है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि वो अपनी सफलता या खुशी के बारे में ही सोच रहे हैं। जो कि सच नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में उनका पूरा ध्यान उनकी चिंताओं पर केंद्रित होता है। वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उन्हें क्या हासिल करना है, बल्कि इस डर में जीते हैं कि उनके साथ क्या बुरा हो सकता है। अच्छा, तो मतलब वो उल्टी दिशा में सोच रहे हैं। जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बुनियादी नियम यही कहता है कि जिस चीज पर ध्यान लगाया जाएगा वही बढ़ेगी। अगर ध्यान इस बात पर है कि मुझे कर्जा कैसे चुकाना है, तो दिमाग का पूरा फोकस उस कर्जे पर ही है। ओ, समझ गया। यानी फोकस समाधान पर नहीं, बल्कि कर्जे शब्द पर है। एकदम सही। और जब दिमाग उस नकारात्मक स्थिति पर फोकस करता है, तो वो पूरे 40 ट्रिलियन सेल्स को उसी डर और चिंता की फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देता है। ये तो सच में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। इंसान सोचता कुछ और है और असल में आकर्षित कुछ और ही कर रहा होता है। हाँ, और इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इस डर और चिंता के पेंच को समझने के लिए हमारी रिसर्च में एक बहुत ही दिलचस्प वास्तविक घटना यानी एक ट्रू स्टोरी दी गई है। रॉब वाली कहानी, राइट? हाँ, रॉब की कहानी। बात साल 2012 की है। रॉब लगभग 3 महीने तक यूरोप घूमने के बाद अमेरिका के ऑस्टिन टेक्सास में आए थे। और उनका लक्ष्य ऑस्टिन में ही बसना और नौकरी पाना था। बिल्कुल। पर जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। करीब 4-5 महीने बीत चुके थे और उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। जो कि बहुत तनावपूर्ण रहा होगा। बहुत ज्यादा। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनके पास आगे सिर्फ 2 महीने का ही खर्च बचा था। और ऐसी स्थिति में उनकी माँ का फोन आया। माँ तो जाहिर है परेशानी होंगी। हाँ, उनकी माँ ने पूछा, क्या तुम चिंतित नहीं हो? तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने का पैसा बचा है। रॉब का जवाब बहुत ही असामान्य था। उन्होंने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूं। और ये जवाब सुनकर उनकी माँ पक्का हैरान रह गई होंगी। बिल्कुल। जब उन्होंने वजह पूछी तो रॉब ने समझाया कि अगर वो चिंता करेंगे तो उनका पूरा फोकस उस स्थिति पर चला जाएगा जो वो नहीं चाहते हैं, यानी पैसे खत्म हो जाना और अपने पुराने शहर लौट जाना। उन्होंने चिंता को ब्लॉक कर दिया। जी। उन्होंने फैसला किया था कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहेगा कि उन्हें ऑस्टिन में ही रहना है। वो चिंता को अपने दिमाग में घुसने ही नहीं देना चाहते थे। और पता है, इसी मानसिक स्थिति की वजह से एक कमाल का मोड़ आया। हाँ, बताइए इसके बारे में। तो इस बातचीत के ठीक 2 या 3 दिन बाद ही उनकी पुरानी कंपनी की HR नैन्सी का फोन आया। नैन्सी ने उन्हें बताया कि पिछले साल अकाउंटिंग में एक गलती हो गई थी। अच्छा, कैसी गलती? कंपनी को रॉब को कुछ पैसे देने बाकी थे और वो रकम कोई छोटी मोटी नहीं थी, लगभग $23,000 थे। बाप रे, $23,000? जी हाँ। और सबसे बड़ी बात, उसी दिन वो सारा पैसा उनके बैंक अकाउंट में वायर भी कर दिया गया। रॉब का ऑस्टिन में रहने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। अब रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा सा संशय जताना चाहूंगा, क्योंकि अगर कोई भी तार्किक दिमाग वाला इंसान इसे सुनेगा तो एक सवाल आना लाजमी है। हाँ, बिल्कुल पूछिए। क्या ये महज एक इत्तेफाक या किस्मत का खेल नहीं था?
मेरा मतलब है सिर्फ चिंता ना करने से या डरने से इनकार करने से बैंक अकाउंट में $23,000 कैसे आ सकते हैं? ये तो वही जादुई बात हो गई जिसका हम शुरू में जिक्र कर रहे थे। ये बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर हम इसे सिर्फ ऊपर से देखें तो ये सच में कोई जादू या इत्तेफाक लगता है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान कुछ और ही कहता है। तो आखिर वो मनोविज्ञान है क्या? देखिए, बात हवा से पैसे प्रकट करने की नहीं है। जब कोई व्यक्ति लगातार चिंता में होता है तो उसका दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। हाँ, यानी एक तरह के पैनिक में। बिल्कुल। ऐसे में दिमाग सिर्फ खतरे को देखता है और आसपास मौजूद समाधानों या संभावनाओं को फिल्टर आउट कर देता है। अच्छा, तो दिमाग अच्छी चीजें देख ही नहीं पाता? हाँ, रॉब के केस में जब उन्होंने दिमाग से जो नहीं चाहिए का विचार पूरी तरह हटा दिया तो उन्हें मानसिक स्पष्टता मिली। जब दिमाग से चिंता हट जाती है तब आप शांत होते हैं और उस शांति में ही संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। हो सकता है उस स्पष्टता की वजह से ही उन्होंने अपनी पुरानी कंपनी में कोई ऐसी बातचीत की हो जिसने उस अकाउंटिंग गलती को सामने ला दिया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर डर और चिंता को हटाना ही इतनी बड़ी चाबी है तो फिर 10 सीक्रेट जैसी लोकप्रिय किताब और फिल्म का इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, मतलब उस किताब ने तो यही सिखाया था कि बस सोचो और सब मिल जाएगा। लोग बैठ के मेडिटेट करते हैं कि उन्हें $10 लाख मिल जाएं, पर होता कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि द सीक्रेट जैसी चीजों ने एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर दिया है। उन्होंने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि बस ध्यान लगाकर अपने बैंक खाते में पैसे प्रकट किए जा सकते हैं, जो कि असल दुनिया में काम नहीं करता। एकदम नहीं। ये सिद्धांत पूरी तरह से कर्म यानी एक्शन से जुड़ा है। अगर आप अंग्रेजी शब्द अट्रैक्शन को देखें तो उसके आखिरी 6 अक्षर ACTION यानी एक्शन होते हैं। अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, बिना ठोस कदम उठाए ये सिद्धांत अधूरा है। और एक और बात, ये कोई 60 या 70 के दशक के हिप्पियों द्वारा बनाया गया कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारी रिसर्च भी यही दिखाती है कि सदियों से अलग-अलग संस्कृतियों ने एक ही सच्चाई को पहचाना है। जैसे कि बाइबल में क्या कहा गया है? हाँ, बाइबल कहती है कि व्यक्ति अपने दिल में जैसा सोचता है वैसा ही वह है। और हिंदू धर्म में भगवत गीता के अनुसार तुम वो बन जाते हो जो तुम खुद के होने पर विश्वास करते हो। और गौतम बुद्ध ने भी तो यही कहा था, जिस पर तुम विचार करते हो वही तुम बन जाते हो। वह तुम्हें खोज रहा है। तो ये ज्ञान बहुत पुराना है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये सारा ऐतिहासिक ज्ञान एक्शन की अनिवार्यता के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड सिर्फ हमारे शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं देता। तो वो किस चीज पर प्रतिक्रिया देता है? वो हमारी वाइब्रेशन यानी तरंगों पर प्रतिक्रिया देता है। और वो वाइब्रेशन बिना एक्शन के, बिना काम किए कभी सही दिशा में नहीं जा सकते। अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि ये कोई जादुई सोच नहीं बल्कि वाइब्रेशन का खेल है, तो एक नया सवाल उठता है। क्या सवाल? ये वाइब्रेशन वैज्ञानिक स्तर पर आखिर काम कैसे करता है? मतलब ये सिर्फ बोलने की बात है या इसके पीछे कोई साइंस है? इसके पीछे पूरी साइंस है। हर भौतिक वस्तु वाइब्रेट कर रही है, चाहे वो आपका हाथ हो, ये डेस्क हो या फिर हमारा ये पॉडकास्टिंग माइक्रोफोन। लेकिन डेस्क और इंसान की वाइब्रेशन में तो फर्क होगा ना? बिल्कुल। एक डेस्क की वाइब्रेशन स्थिर होती है, लेकिन इंसानी शरीर की वाइब्रेशन विचारों और भावनाओं के आधार पर लगातार बदलती रहती है। वो कैसे? देखिए, जब कोई नकारात्मक विचार आता है तो शरीर में तनाव पैदा होता है। इससे हमारा दिमाग कोर्टिसोल नाम का हार्मोन छोड़ता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। हाँ, और इससे शरीर लो वाइब्रेशन में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सकारात्मक विचारों से शांति मिलती है और शरीर सेरोटोनिन या डोपामाइन रिलीज करता है, और वो हाई वाइब्रेशन होती है। एकदम सही। और ये बात डॉक्टर कैंडेस पोर्ट ने अपनी किताब मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन में साबित भी की है। अच्छा, उस किताब में क्या बताया गया है? उन्होंने साबित किया है कि हमारी भावनाएं सीधे तौर पर हमारी कोशिकाओं यानी सेल रिसेप्टर्स को प्रभावित करती हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि हमारे विचार सिर्फ हमारे शरीर के अंदर ही सीमित नहीं रहते। एक मिनट, क्या विचार शरीर के बाहर भी जाते हैं? ये कैसे साबित हुआ? मेडिकल साइंस की 2 मशीनों से। एक है EEG मशीन जो सिर को छूती है और दूसरी है MEG मशीन। ये MEG मशीन क्या होती है? ये एक डोम यानी हेलमेट की तरह होती है जो सिर को बिना छुए ही ब्रेन वेव्स को नाप लेती है। मतलब बिना त्वचा को छुए? हाँ, और ये मशीनें साबित करती हैं कि दिमाग की तरंगें
त्वचा के बाहर निकलकर हमारे आसपास के वातावरण में जाती हैं। ये तो बिल्कुल वाईफाई सिग्नल्स की तरह हो गया। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने, बिल्कुल वाईफाई की तरह। हाँ, क्योंकि देखिए वाईफाई सिग्नल हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन जब दो सिग्नल आपस में टकराते हैं या जुड़ते हैं तो नेटवर्क का असर हमें साफ महसूस होता है। बहुत खूब। और इसी को विज्ञान में इंटरफेरेंस कहा जाता है। इंटरफेरेंस, ये कैसे काम करता है रोजमर्रा की जिंदगी में? मान लीजिए आप किसी अजनबी से मिलते हैं और बिना किसी वजह के आपको एक अजीब सी फीलिंग आती है, जिसे हम बैड वाइब्स कहते हैं। हाँ, ऐसा तो बहुत बार होता है। वो असल में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। आपकी और उनकी तरंगे आपस में टकरा रही होती हैं। अच्छा, और जब हम किसी से मिलते हैं और एकदम से जुड़ाव महसूस होता है, वो क्या है? और यही एनर्जी फील्ड हमारे जीवन के अनुभवों को आकार देता है। बिल्कुल। तो अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है, अगर विचार ही हमारे वाइब्रेशन को नियंत्रित करते हैं तो हम सब बस अच्छी बातें सोचकर अपनी जिंदगी ठीक क्यों नहीं कर लेते? ये इतना आसान नहीं है। वही तो, हम बस ये क्यों नहीं कहते कि मुझे पैसा चाहिए और वो मिल जाए? आखिर रुकावट कहाँ है? इसका जवाब हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में छिपा है। सबकॉन्शियस माइंड, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। देखिए, हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% है। ये एक हिमखंड या आइसबर्ग के ऊपरी हिस्से की तरह है जो एक बार में एक ही विचार रख सकता है। और बाकी 95%? वो है हमारा अवचेतन मन। आप इसे एक बहुत बड़े फाइलिंग कैबिनेट की तरह समझ सकते हैं जो हर बात को सच मानकर स्टोर कर लेता है। मतलब ये सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता? एकदम नहीं। आप बचपन से जो भी इसमें डालेंगे ये उसे बस रिकॉर्ड कर लेगा और इसी से एक पैराडाइम बनता है। पैराडाइम, ये क्या होता है? बार बार एक ही विचार सोचने से जो गहरी धारणा बन जाती है उसे पैराडाइम कहते हैं और यही हमारे पूरे संसार को नियंत्रित करता है। कोई उदाहरण देके समझाएंगी? हाँ, मान लीजिए किसी को बचपन से सिखाया गया है कि पैसा हर बुराई की जड़ है, जो कि हमारे समाज में अक्सर सुनने को मिलता है। बिल्कुल। अब उसका 5% चेतन मन तो पैसा कमाना चाहेगा, लेकिन वो 95% अवचेतन मन उसे रोक देगा। क्यों? क्योंकि वो अवचेतन मन उसे एक बुरा इंसान नहीं बनने देना चाहता, वो उस विचार से बंधा हुआ है। ओह, तो ये रिश्तों के मामले में भी ऐसा ही होता होगा? बिल्कुल। अगर किसी ने बचपन से देखा है कि पुरुषों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो उसका अवचेतन मन उसी फ्रीक्वेंसी को बाहर भेजेगा और फिर वो वैसे ही धोखेबाज लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, है ना? 100%। ये एक रेडियो की तरह है। रेडियो कैसे? अगर कोई अपने रेडियो पर 98.7 FM ट्यून किए हुए है, तो क्या उससे AM स्टेशन की आवाजें सुनाई देंगी? बिल्कुल नहीं, उसे तो सिर्फ वही स्टेशन सुनाई देगा। बस यही बात है। अगर किसी का माइंडसेट गरीबी या पॉवर्टी स्टेशन पर सेट है, तो उसके सामने बेहतरीन मौके खड़े होने पर भी वो उन्हें समझ नहीं पाएगा। क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी मेल नहीं खाती। जी हाँ। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या हमारा ये जो अवचेतन मन है, ये एक तरह का विलन है जो हमारी सफलता को रोक रहा है? नहीं नहीं। या फिर ये बस एक पुरानी कैसेट है जिसे हमें बदलना है? इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और मैं आपको बता दूं कि हमारा अवचेतन मन कोई विलन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही आज्ञाकारी सेवक है। अच्छा, सेवक है, पर ये तो हमारा ही नुकसान कर रहा है। क्योंकि इसे वही करने की आदत है जो इसमें पहले से प्रोग्राम्ड है। असली चुनौती ये है कि हमें इसे नए सिरे से प्रोग्राम करना होगा। यानी एक तरह से ब्रेन वॉश करना होगा। हाँ, सकारात्मक रूप से। हमें अपने 40 ट्रिलियन सेल्स को सही स्टेशन पर ट्यून करना होगा और सबसे जरूरी बात, एक्शन लेना होगा। बिल्कुल, बिना ठोस एक्शन के कुछ नहीं होगा। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो ये साफ हो जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल कमरे में बैठकर सोचने भर का काम नहीं है जी। ये अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी को पहचानने का, उस अवचेतन मन के पुराने पैराडाइम को तोड़ने का और फिर उस दिशा में ठोस कदम या एक्शन उठाने का एक पूरा विज्ञान है। एकदम सटीक तरीके से समेटा है आपने। शुक्रिया। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए एक नया और थोड़ा उकसाने वाला विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। आज हमने जाना कि कैसे हमारे विचार हमारे शरीर से बाहर निकलकर दूसरों से जुड़ते हैं और असर डालते हैं। जरा सोचिए, अगर हजारों या लाखों लोग एक साथ किसी एक ही डर पे फोकस करें, जैसे कि कोई वैश्विक महामारी या कोई बड़ा आर्थिक संकट। उफ, ये तो बहुत डरावना विचार है। हाँ, या फिर अगर लाखों लोग एक ही उम्मीद पर फोकस करें, तो उस सामूहिक तरंग यानी कलेक्टिव वेव का हमारे पूरे समाज पर क्या असर होगा? बहुत गहरा असर होगा। बिल्कुल।
तो सवाल यह है कि क्या हमारा समाज भी एक सामूहिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जाल में फंसा हुआ है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको अकेले में बैठकर जरूर सोचना चाहिए। आज की चर्चा में बस इतना ही।